नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ उसका नाम है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण आपके व्याकरण में रखा गया है, तो आइए शुरू करते हैं शब्द निर्माण और जानते हैं कि शब्द निर्माण है क्या। शब्द निर्माण जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात शब्दों का निर्माण। अब शब्दों का निर्माण आप जाने हैं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वास्तव में शब्द हैं क्या, शब्द कहते किसे हैं, क्योंकि बिना शब्दों को जाने हम शब्दों का निर्माण कर नहीं सकते। तो आइए पहले हम जानते हैं शब्द क्या है। शब्द बनता किससे? शब्द बनता है वर्णों से। जब हम कई वर्ण मिलाते हैं तो शब्द बनता है। शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। वर्ण का मतलब का, ठीक है। तो कई जब वर्ण को मिला दिया जाता है तो वो शब्द बन जाता है। लेकिन कोई भी अगर वर्ण मिला दिया जाए तो क्या वास्तव में वो शब्द है? आइए देखते हैं। हमें देखिए यहाँ पर लिखा मकर। यहाँ वर्ण को तो हमने मिला दिया, हमने 3 वर्ण को जोड़ा, लेकिन क्या वास्तव में ये शब्द है? अगर हम देखेंगे तो मकर बोलने से हमें कोई भी अर्थ नहीं पता चल रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। इस अर्थ में इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका कोई अर्थ न निकलने की वजह से हम इसे शब्द नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर इस मकर को अगर हम वहां को इधर ले आए तो ये कलम बन जाएगा, और कलम का अर्थ होता है, ठीक है, ये कलम है। तो आपने देखा कि जब हमने इसको सही ढंग से अरेंज किया, सही ढंग से व्यवस्थित किया, तो ये एक अर्थ देने लगा, और जब ये अर्थ देने लगा तब ये शब्द कहलाया। और जब तक इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा था तब तक ये शब्द नहीं कहलाया, नहीं कहा जा सकता उसे, क्योंकि वर्णों का सिर्फ एक साथ रखना ही जरूरी नहीं है शब्द बनने के लिए, उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो जाकर शब्द कहलाएगा। तो इस तरह से जो शब्द की परिभाषा हुई, जो शब्द कहा जाएगा वो शब्द तब कहा जाएगा। शब्द की परिभाषा क्या हुई? वर्णों का सार्थक मेल। जब वर्णों का सार्थक मेल होगा, मिलना होगा, सार्थक मेल मीन्स मीनिंगफुल होना चाहिए। जब वो कोई अर्थ देने लगेगा तभी वो शब्द कहलाएगा। वर्ण कितने भी मिले, अगर उसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते। तो सबसे पहली बात शब्द की परिभाषा क्या हुई? वर्ण का सार्थक मेल, क्योंकि शब्द वर्णों से बनता है, लेकिन सिर्फ वर्णों के मिलने से शब्द नहीं बनता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। और जब वो बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा, जब उसका कोई अर्थ निकलने लगेगा, तब जाकर उसे हम क्या कहेंगे कि वो शब्द है। अब शब्दों का निर्माण की बात की जा रही है कि अर्थात शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। शब्दों का निर्माण के कई आधार हैं। शब्दों में निर्माण के कई आधार हैं। इसमें पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो मतलब कि वो कहां से आया है। तो पहला आधार तो हमारा ये कि वो आया कहां से, जहां से आया है उस आधार पर हम शब्दों का निर्माण होता है। इस आधार पर पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे कई पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है भेषज, और चौथा है विदेशी। आइए पहले एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। तत्सम, आपने शब्द सुना होगा इससे पहले निश्चित रूप से, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में समझा होगा कि तत्सम है क्या।
आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने का सही तरीका ये है कि शब्द को हम तोड़ के देखते हैं। तो अगर हम इसे तोड़ेंगे तत्सम को तो ये टूटेगा ऐसे, तत्सम। और तत् माने क्या होता है? उसी से। सम माने समान, उसी के समान। तत् माने उसी के और सम माने समान, उसी के समान। अर्थात किसके समान? अब इसको समझना है तो आपको समझना होगा कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से, हिंदी कहां से आई। हिंदी का जो मूल क्रम है, जो मूल स्थान जहां से हिंदी आई, उसे कहा जाता है संस्कृत। संस्कृत से उत्पत्ति हुई। तो उसी के समान का आशय क्या है कि संस्कृत के समान। अर्थात जब हम उसी के समान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब संस्कृत के समान। अर्थात जब कभी हिंदी में संस्कृत वाले शब्द हूबहू वैसे ही ले लिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जैसा संस्कृत में प्रयोग होता था वही शब्द हिंदी में सीधे सीधे अगर आ गए हैं तो वो कहलाएगा तत्सम। तत् माने उसी के, सम माने समान। उसी के समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात संस्कृत में जो शब्द प्रयोग हो रहे थे, अगर वो शब्द हिंदी में सीधे सीधे आ गए तो वो कहलाया तत्सम शब्द। आइए देखते हैं। जैसे स्कंद, ये संस्कृत का शब्द है। अगर ये बोला गया इसका मतलब तत्सम शब्द है। और इसी को बिगड़ते बिगड़ते हमने सा को हटा दिया और ये दूसरे रूप में इस्तेमाल होने लगा। पहले ये कंध कहा गया, फिर धीरे धीरे कंधा बन गया और आज हम कंधा समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। दूसरा देख लेते हैं, पत्र। आज ये बिगड़ करके क्या बन गया? पत्ता बन गया। तो जो ये है, ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द। अर्थात संस्कृत में जैसा प्रयोग होता था वैसे ही सीधे आ गए। ठीक है, स्कंद है, पत्र है, कर्ण है। आज बिगड़ कर क्या बन गया? काम बन गया। ठीक है, मातुल चंद्र एक लेसन आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। मातुल, पता है आपको मातुल माने क्या होता है? मामा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कर काम आगे बोल रहे हैं इससे। तो इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते थे और वैसे ही सीधे सीधे प्रयोग किए जा रहे थे। बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। चलिए स्कंद को नहीं बोल रहे हैं, मातुल को नहीं बोलते, लेकिन पत्र प्रयोग होता है, कर्म प्रयोग होता है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जो संस्कृत में थे, प्रयोग किए जाते थे और उससे सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। जैसे क्षेत्र, अब क्षेत्र का बिगड़ रूप क्या हो गया? खेत हो गया। ठीक है, जैसे क्षीर, क्षीर को क्या बोला जाने लगा? खीर। ठीक है, परपट, परपट का बिगड़ कर शब्द बन गया पापड़। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग पहले होता था। अब नासिका, नासिका नाक, हस्त, हस्त को आज क्या कहा जाता है? हाथ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और जो उसे क्या कहा जाता है? तत्सम। तत्सम क्यों? क्योंकि तत्सम, तत् माने उसी के, मतलब किसके? संस्कृत के, सम माने समान। तो जो संस्कृत के समान प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में, उसी को कहा जाता है तत्सम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो दूसरा शब्द है तद्भव, ठीक है, अब इसको देखते हैं। तत् प्लस भव। तत् माने उसी से, भव माने होना। आपने पढ़ा होगा शायद संस्कृत में, भव, भवति भवता भवन्ति। तो उसी से हुआ, किससे हुआ है? उसी से। अब उसी का तात्पर्य क्या है? संस्कृत से। अर्थात जो संस्कृत से ही हुआ है,
अर्थात वो शब्द वैसा तो नहीं रहा, लेकिन आया संस्कृत से ही है। पहले संस्कृत में बोला जाता था जो शब्द, वो बिगड़ते बिगड़ते कुछ एक दूसरा रूप धारण कर लिया। तो जो वो बिगड़ करके जो रूप हमारे सामने है वो कहलाता है तद्भव शब्द। तो देखिए यहाँ पर रखा है सीधे सीधे संस्कृत का स्कंध, और वो बगड़ के क्या बन गया, कंधा बन गया। ठीक है, अब अगर ये जो बिगड़ के बना है इसी को क्या कहा जाएगा, तद्भव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी से हुआ है, तद उसी से, भव माने होना, उसी से जो उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत से। लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते कोई दूसरा रूप धारण कर दिया है। पहले तत्सम संस्कृत में स्कंद बोला जाता था, अभी कंधा बोला जाता है। तो स्कंद क्या हो गया, तत्सम हो गया, और तत्व में क्या हो गया, वो कंधा हो गया। संस्कृत में पत्र बोला जाता था, आज पत्ता बोला जा रहा है। तो पत्र शब्द तत्सम हुआ, तत्व में क्या है, पत्ता हो गया। कर्ण तत्सम में चलता था, अभी बिगड़ कर क्या हो गया, मान हो गया। मातुल मैं बता चुका हूँ, तत्सम में मातुल एक आपका लेसन, मातुल चंद्र, मातुल माने मामा, चंद्र चांद, चंद्रमा, बिगड़ कर शब्द बना तो वो तद्भव में आएंगे। कर्म तत्सम काम आ गया तद्भव। तो मुझे लग रहा है तत्सम और तद्भव आपको समझ में आ गया होगा। आइए तो हम तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा शब्द है आपका, वो शब्द है देशज। देशज को भी देखते हैं, क्या है देशज, इसको फिर से अलग करते हैं। देश और प्लस जब। देश माने अपना क्षेत्र, अपनी जगह जहां हम रहते हैं। ठीक है, और जब माने क्या होता है, जब माने होता है जन्म लेना, धातु है क्या, जन्म लेना। ठीक है, आपने संस्कृत में जैसे पढ़ा होगा गम धातु, खा धातु। ठीक है, तो जब का मतलब हुआ जन्म लेना, अर्थात जो शब्द अपने ही क्षेत्र में जन्म लिए, हमने अपने आप प्रयोग करना उनको शुरू किया। ठीक है, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं, वो यहाँ से आए हैं वहां से आए, उनका निर्माण हमने खुद किया। ठीक है, जैसे लोटा है, जैसे धोती है, ठीक है, जैसे घड़ी है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनका निर्माण हमने खुद किया है, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, देशज कहलाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया लोटा, धोती, थाली, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये सब का सब, ये सब देशज में आएंगे। बहुत सारे शब्द हैं। तो अगर जो भी शब्दों का निर्माण हमने अपने क्षेत्र में किया है, अपने से किया है, उनकी उत्पत्ति कहीं दूसरी जगह से नहीं हुई है, तो वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, देशज कहलाएंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। देशज, इसको हमने तोड़ा, देश प्लस जब। देश का मतलब कंट्री मत समझिए, देश का मतलब एक क्षेत्र विशेष जहां आप रहते हैं वो है। और जब माने क्या होता है, जन्म लेना, अर्थात जिस शब्द में अपने आप मतलब अपने क्षेत्र में जन्म लिया, जिसका निर्माण हमने खुद किया। ठीक है, उसे कहीं से लिया नहीं, तो वो सारे के सारे शब्द क्षेत्रीय भाषा में आप जो शब्द आपके यहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो सारे के सारे देशज शब्द कहलाएंगे उस भाषा में। ठीक है, वो देशज शब्द कहलाएंगे। तो ये देशज आपको समझ में आ गया होगा। और अब एक अगला जो है शब्द वो कहलाया विदेशी। इसे विदेशज भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एक नया नाम दिया जाए तो ये विदेशज भी है, इसे विदेशज भी कहा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। और अगर इसको इस तरह से लिखा जाएगा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, विदेश प्लस जब। विदेश का मतलब जो दूसरे देश, ठीक है, जब माने जब, जो दूसरे क्षेत्र दूसरे देश का शब्द है, जो दूसरे देश में जन्म लिया। ठीक है, दूसरा देश जब माने जन्म ले, अर्थात जिस शब्द का जन्म दूसरे देश में हुआ है लेकिन वो किसी तरीके से इस देश में आ गया है और हमने उन शब्दों को अपनी भाषा में शामिल कर लिया है। आप जानते हैं कि इस देश पर अनेक हमले हुए हैं, मुगलों का हमला हुआ है। ठीक है,
अंग्रेजों का हमला हुआ है, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, ठीक है, चीनी यात्री भी आए। तो जब कोई देश का कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर तो वो हमला करता है, तो हमला होता है तो उस हमले के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। वहाँ का खान पान हमारे साथ आ जाता है, वेशभूषा वहाँ की आ जाती है, भाषा आ जाती है। तो जितने भी हमले हुए सिर्फ वो नहीं आए, उनकी भाषा भी आई और वो भाषा हमारी भाषा में शामिल होती चली गई, घुल मिल गई। हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो सारे के सारे जो शब्द हैं वो विदेशी हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे शब्द विदेशी कहलाएंगे। अब आप देख लीजिए बहुत सारे शब्द हैं, आपको मालूम है हमारे जो न्यायालय हैं वहाँ बहुत दिनों तक फारसी भाषा का प्रयोग होता है। तो फारसी भाषा भी आई, अंग्रेजी भी आई, तुर्की भी आई, इसमें बहुत सारे शब्द आए। अदालत, अदालत शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायालय बोलते हैं। किताब, ठीक है। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द आपको पता ही होंगे, तुर्की में भी कारतूस, कुर्सी, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। तो ये मतलब एक खाका है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का निर्माण कैसे होते हैं। देखिए तत्सम, तत्सम का मतलब तद्घनसम, अर्थात कहाँ उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तद्भव का मतलब तद्घनभव, अर्थात उसी से जो हुआ है, किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से बदलते बदलते जो शब्द बन गया तद्भव कहलाया। और देशज का मतलब हुआ जो अपने क्षेत्र में ही जिसका निर्माण हमने किया है, खुद बनाया है, वो सारे शब्द अपने देश में जो निर्माण है वो हुआ देशज शब्द। और विदेशज अर्थात जो विदेश में जो शब्द जन्मा है और किसी न किसी तरीके से वो आज हमारी भाषा में शामिल हो गया, तो वो सारे के सारे शब्द क्या हुए, विदेशी भाषा के शब्द हुए। बहुत सारे शब्द लगातार शामिल होते जा रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि जैसे वो इसी देश के शब्द हैं, इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का निर्माण, शब्दों के निर्माण का एक तरीका है। अब आ जाते हैं एक दूसरा आधार है शब्दों के निर्माण का, और वो है अर्थ के आधार। क्या है? अर्थ के आधार। पहला आधार मैंने क्या बताया आपको, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आधार में क्या बताने जा रहा हूं, अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर जो है उसके कई भेद हैं। पहला एक अर्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी, चौथा विपरीतार्थी, और जो पांचवा है वो है श्रुति संभिन्नार्थक। फिर देखिए, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और श्रुति संभिन्नार्थक। बच्चों को अगर समझना है तो इन्हें तोड़ना होगा। जब आप तोड़ेंगे तो एक अर्थ आपके सामने आएगा और वहां से पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहता है। तो आइए तोड़ते हैं। एक अर्थी अर्थात जिसका केवल एक अर्थ हो, एक अर्थ देने वाला। हम बहुत सारे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है, ठीक है। तो अगर वो केवल एक अर्थ दे रहा है तो सारे के सारे शब्द क्या कह रहे हैं, एक अर्थी। हम अगर पुस्तक कहें तो पुस्तक एक ही अर्थ देता है। हमने अगर हाथी कहा
हाथी एक अर्थ देता है। चिड़िया कहा, चिड़िया एक ही अर्थ देती है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। तो जब इस तरह के शब्द हैं, पुस्तक है, आँखी है, पुस्तक है, तो ये सारे के सारे शब्द एक अर्थ देते हैं। अगर ऐसे शब्द हैं, हाथ है, पैर है, ठीक है, तो अगर ऐसे शब्द जो हैं वो सारे के सारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि उनका केवल और केवल एक अर्थ होता है। ठीक है, अब दूसरा शब्द क्या है? अनेकार्थी। अनेकार्थी जैसे इसके नाम से ही पता चला, अनेकार्थी का अर्थ होता है जिसके अनेक अर्थ। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द एक हो लेकिन उसके कई अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे शब्द, आइए देखते हैं कई शब्द। एक तो पद। अब पद के देखिए दो अर्थ होते हैं। पद माने पंख भी होता है और पर माने क्या होता है? लेकिन भी होता है। अनेक अर्थ हुआ ना? ठीक, मगर। मगर माने मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, और मगर माने क्या होगा? लेकिन भी होता है। ठीक, बहुत सारे शब्द हैं आपको, तो इस तरह से अनेक अर्थ में मैंने आपको पर बताया, मगर बताया, हार भी होता है, गले का हार, और किसी खेल में हार जाना होगा। जल भी होगा, जल माने पानी भी होता है, जल माने जलना भी होता है, आग से जल गए। तो इस तरह के जब कई अर्थ होते हैं, ठीक है, एक ही शब्द हो लेकिन वो कई अर्थों में प्रयोग किया जा सके, तो उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो एकार्थी का मतलब जो सिर्फ एक अर्थ दे, अनेकार्थी का मतलब जो कई अर्थ दे, समानार्थी। समानार्थी शब्द तो जानता है समानार्थी का क्या मतलब होता है? समानार्थी तो थोड़े तो आपको समझ में आएगा। समानार्थी का मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द, अर्थात कई शब्द हो जो लेकिन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाए। मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समानार्थी को दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। समानार्थी को ही हम आप क्या कहते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है? समानार्थी शब्द। ठीक है, तो समानार्थी शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे सूरज रवि भी कहा जाता है, दिन भी कहा जाता है, दिवाकर भी कहा जाता है, प्रभाकर भी कहा जाता है, बहुत सारे शब्द हैं। तो जब पर्यायवाची शब्द कहलाएगा, ठीक है, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची। तो मुझे लग रहा है आगे होगा समझ में। अब यहां पर भी देखिए विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, अपोजिट अर्थ देने वाला। अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कि विपरीतार्थी को ही आप किस नाम से जानते हैं? विलोम के नाम से जानते हैं। जो अपोजिट वर्ड होते हैं उसी को कहा जाता है विपरीतार्थी। जैसे दिन है तो रात, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये समझना आपके लिए थोड़ा जरूरी है, श्रुति संभिन्नार्थक। श्रुति संभिन्नार्थक का मतलब क्या है? देखते हैं। श्रुति माने होता है सुनना, सम माने समान, अर्थात जो सुनने में तो समान हमें लगे लेकिन भिन्न अर्थ। अर्थात जो शब्द हमें सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन वो